Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for 10th class for subject of biology. Okay, in this lecture we will discuss about human respiratory system, because in last lecture we have discussed about respiratory system या फिर respiration in animals and plants we have finished. Okay, in this lecture we will discuss और we will study about the human respiratory system. ठीक है, हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? human respiratory system पढ़ेंगे. ओके, वो आपने पढ़ लिया होगा लास्ट में, जो लास्ट लेक्चर के दौरान हुआ था क्या, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, वो हम कंप्लीट कर चुके थे. अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 7. ओके, आप ध्यान से देखेंगे इसको. तो देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन्स जरूरी होते हैं, क्योंकि ये बात तो हमारी पहले ही हो चुकी थी कि रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होती है रेस्पिरेशन की, वो मैं सारा आपको क्लियर कर चुकी थी. ठीक है, लेक्चर्स के अंदर. तो अब आपको हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और वो किस किस तरीके से काम होते हैं. ठीक है, काम करते हैं वो. तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं. सबसे पहले क्या है, नॉस्ट्रिल्स. जो एयर है वो किसके थ्रू अंदर जाएगी, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जाती है. ठीक है, तो जो नेजल पैसेज होता है, नेजल कैविटी होती है, उसकी जो ओपनिंग्स होती हैं, 2 ओपनिंग्स हैं ये, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं जब भी आगे जाके मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी. जहाँ भी जाकर ये ओपन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं. ठीक है, वो क्या कहलाती है, नेजल कैविटी कहलाती है. नेजल कैविटी के बाद फिर कौन आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाता है. ठीक है, फिर कौन आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाता है. फेरिंग्स मतलब कि एक पाइप होती है यहाँ पे जो कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फूड और एयर के लिए. लेकिन फिर भी ये यहाँ पर एक स्किन प्रेजेंट होती है फेरिंग्स के अंदर, एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. उस कार्टिलेजनस, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस. क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस. तो जब फूड खाया जाता है, मतलब जो स्वेलिंग होती है, जब हम खाने को निगलते हैं तो उस टाइम पे वो जो एपिग्लोटिस है वो क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है. वो कवरिंग क्या हो जाती है, ऐसे होती है वो कवरिंग. ठीक है, जो एपिग्लोटिस होता है. लेकिन जैसे ही स्वेलिंग होती है वो ऐसे हो जाता है, मतलब कि जो विंड पाइप है. ठीक है, अपनी 2 पाइप होती हैं, विंड पाइप होती है और एक कौन सी होती है, फूड पाइप होती है. विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं. तो विंड पाइप के ऊपर ऐसे जाके लग जाता है. ठीक है, ताकि खाना जो है वो हमारा किसके अंदर ना जाए, विंड पाइप के अंदर ना जाए. उसको रोकने में कौन हेल्प करता है बेटा, एपिग्लोटिस हेल्प करता है. ठीक है, जो एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर होती है. ओके, फेरिंग्स में जाने के बाद फिर ये कहाँ पे आ जाएगी, ट्रैकिया के अंदर आ जाती है. ट्रैकिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ये, और ट्रैकिया के अंदर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं. इनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स. ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं. ताकि जो ट्रैकिया है, जो ये पाइप है, ट्रैकिया एक्चुअल में क्या है, एक मस्कुलर पाइप है. ठीक है, जो ये ट्रैकिया है वो क्या ना करे, कोलैप्स ना करे. ठीक है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएगा कौन, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं. अदरवाइज क्या होगा कि जैसे मान लो कि स्ट्रेट हो तुम्हारे पास कोई भी पाइप है. ठीक है, रबड़ की पाइप है, वो स्ट्रेट है, अगर उसके अंदर से एयर बाहर निकल जाएगी तो वो पिचक जाएगी, या फिर अंदर आएगी एयर तो वो कैसी हो जाती है, फूल जाती है. तो इस तरीके से इस कंडीशन से बचने के लिए इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ये रिंग्स होती है. ठीक है, सी शेप की रिंग्स होती हैं जो इसको कोलैप्स करने से क्या करती है, बचाती है. किसकी कोलैप्सिंग से, ट्रैकिया की कोलैप्सिंग से. ठीक है, ट्रैकिया के बाद फिर कौन आ जाता है, ट्रैकिया जो आगे वो फर्दर डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, ब्रोंकस के अंदर, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस. ठीक है, ब्रोंकस मतलब कि वो भी आगे ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर ही होती हैं. ठीक है, लेफ्ट और राइट होती है. अब ये कहता है कि जो ब्रोंकस है वो भी फर्दर आगे डिवाइड होने लग जाता है, छोटी छोटी ब्रांचेज हो जाती हैं उसकी, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस बोलते हैं. और ब्रोंक्यूलस के जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, ये जो ब्रांचेज आपको दिख रही है, ये जो एंडिंग्स हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी एल्वियोलाई, मतलब एयर सैक प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और जो एयर सैक है या जो एल्वियोलाई है, यही मेन फंडामेंटल यूनिट मानी जाती है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए. ठीक है, कि फंडामेंटल जो काम करेगा वो कौन करेगा, एल्वियोलाई. मतलब फंडामेंटल जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, एल्वियोलाई, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यही हेल्प करती है. तो मैंने अलग से यहाँ पर एल्वियोलाई का अलग से बनाया भी हुआ है. ठीक है, एल्वियोलाई के बताया भी हुआ है कि जो एल्वियोलाई होती है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है. कैसी होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है. और इसकी जो वाल होती है ये बहुत ही पतली होती है. कैसी वॉल होती है, पतली होती है. ठीक है, तो जो भी एयर अंदर आती है ना, मतलब ऑक्सीजन एयर हम लेते हैं, इनहेल करते हैं. ठीक है, इसमें हमें मैकेनिज्म पढ़ना है. तो मैकेनिज्म 2 तरीके से होता है, 2 पॉइंट में क्लियर होगा. कौन सा, एक तो होगा इनहेलेशन और दूसरा कौन सा होता है, एक्सहेलेशन होता है. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैकेनिज्म ब्रीदिंग के अंदर जब ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएगी तो ऑक्सीजन जो है नोस्ट्रिल से होते हुए फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया के अंदर आएगी, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस के अंदर आएगी, फिर ब्रोंकस से वो कहाँ पे चली जाएगी, उसकी फर्दर डिवीजन है
उसके अंदर चली जाएगी, मतलब ब्रोंक्योलस के अंदर चली जाएगी। और फिर ब्रोंक्योलस में जाने के बाद ये लास्ट में कहाँ पे चली जाती है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं यहाँ पर चली जाती है। ठीक है, तो जो एयर है वो मेनली कहाँ पर प्रेजेंट है, इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो, और ये किससे कवर होती है, जो ब्रोंकस है या एल्वियोलाई है वो किससे कवर होते हैं, लंग्स से। और लंग्स हमारे कैसे होते हैं, स्पंज जैसे होते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं, नंबर में 2। ठीक है, पेयर होता है इनका लंग्स का। और इनका जो फ्लोर होता है वो किसके ऊपर टिका हुआ होता है, डायफ्राम के ऊपर। ये डायफ्राम एक मतलब कि इस तरीके से मस्कुलर शीट होती है जो हेल्प करवाती है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसमें सभी में आपको बता दिया कि होता कैसे है, रेस्पिरेशन कैसे होता है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। ओके, तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इनके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इनके बारे में ही जानना जरूरी है। ठीक है, कि नेजल कैविटी क्या होती है, नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं, इनका काम क्या रहता है। ओके, तो 1 बाय 1 हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नोस्ट्रिल्स या नेजल कैविटी के बारे में। सबसे पहला कौन सा है, नेजल कैविटी। ठीक है, या फिर नोस्ट्रिल्स, इसको इकट्ठा ही पढ़ लेते हैं क्योंकि नोस्ट्रिल्स तो क्या है, ओपनिंग है। ओपनिंग जाके अंदर कहाँ पे जाती है, फिर वो कहाँ पे एक्सटेंड कर जाती है, नेजल कैविटी के अंदर एक्सटेंड कर जाती है। तो लिखेंगे द openings of nose are called nostrils and these extends, कहाँ पे चली जाएंगे फर्दर, these extends to nasal cavity। ठीक है, कहाँ चली जाएंगे फर्दर, ये आगे nasal cavity। ठीक है, मतलब नोस्ट्रिल्स जो है, ये तो नोस्ट्रिल्स हैं, अंदर जाके मतलब जहाँ पे जाके ये ओपन होंगी उसको क्या बोलते हैं हम, नेजल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अब नेजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल रोए टाइप प्रेजेंट होते हैं, मतलब हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा नोज के अंदर, नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऐसे ही डिजाइन में प्रेजेंट नहीं है बेटा, उनका मेन काम होता है। ठीक है, क्या काम होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकते हैं। मतलब जो अंदर एयर जाएगी ना, एयर के साथ तो डस्ट पार्टिकल्स भी जाएंगे, कुछ माइक्रोब्स भी जा सकते हैं। माइक्रोब्स मतलब कि बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया है, हानिकारक वायरस है, वो हमारी नोज़ के थ्रू अंदर जा सकते हैं। कहाँ पर, हमारे लंग्स के अंदर जा सकते हैं। तो ये जो ये होते हैं, जो हेयर्स होते हैं अपनी नोस्ट्रिल्स के अंदर, ये क्या काम करते हैं और क्या काम करते हैं, उसको मतलब फिल्टर का काम करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जो भी अंदर एयर जाएगी उसको फिल्टर करके भेजते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, म्यूकस जो है वो चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो डस्ट पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करके, और वो यहीं की यहीं रहता है, अंदर जो है डस्ट पार्टिकल को नहीं जाने देता, क्योंकि अंदर तो सिर्फ क्या जा रही है, एयर जा रही है। ठीक है, तो एयर के साथ वो जो विस्कस पार्टिकल है या फिर वो जो गाढ़ा मटेरियल है वो तो नहीं जा सकता ना। तो उसका मेन काम क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो माइक्रोब्स हैं उनको यहीं के यहीं रोक लेता है। अंदर जो गैस जाएगी या जो एयर जाएगी वो कैसी जाएगी, प्यूरीफाइड जाएगी, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट गैसेस तो जाती है, लेकिन जो है ये डस्ट पार्टिकल्स हैं या माइक्रोब्स जो हैं वो नहीं जा पाते हैं। ओके, तो इसके अंदर और भी चीज़ लिख सकते हो आप, क्या प्रेजेंट होते हैं नेजल कैविटी के अंदर, एपिथेलियम, और क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये भी लिख लो, म्यूकस एंड एपिथेलियम। ठीक है, भी प्रेजेंट होता है, म्यूकस एंड एपिथेलियम। म्यूकस का काम करता है या एपिथेलियम क्या काम करता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनसे उनको अंदर जाने से रोकता है, उनको यहीं के यहीं इकट्ठा कर लेता है। तो ये किसके बारे में था, नोस्ट्रिल्स या फिर नेजल कैविटी। उसके बाद जो नेजल कैविटी है वो आगे एक्सटेंड कर जाती है। कहाँ पे एक्सटेंड कर जाएगी, फिर वो फेरिंग्स के अंदर, डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, कहाँ पे एक्सटेंड कर जाती है, वो फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स फिर कहाँ पे एक्सटेंड कर जाएगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, इसको अलग से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, लैरिंग्स को क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल, आवाज़ जो आती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लैरिंग्स होता है। ठीक है, लेकिन जो फेरिंग्स है वो किसके लिए पैसेज है, वो मतलब कि किसके लिए रास्ता है, किसके लिए है, एयर और फूड दोनों के लिए ही है। फिर मैंने आपको बताया दोनों को मिक्सिंग होने से कौन बचाता है, एपिग्लोटिस। कौन बचाता है, एपिग्लोटिस बचाता है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, फेरिंग्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड आता है फेरिंग्स। इट इज अ कॉमन पैसेज, लिखो, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। ठीक है,
जो फेरिंग्स है ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कैसी है, कॉमन पैसेज है किसके लिए, एयर और फूड के लिए, मतलब दोनों एक साथ जो है फेरिंग्स से होते हुए ही जाएंगे। एयर भी फेरिंग्स से ही होता हुआ अंदर की तरफ जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, और जो फूड है वो भी इस तरीके से फेरिंग्स से होता हुआ ही जाता है। लेकिन जब स्वेलिंग होती है, खाना खाते हैं, जब खाने को निगलते हैं, तो उस टाइम पे जो एपिग्लोटिस होता है वो क्या करता है, वो जो विंड पाइप है उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एपिग्लोटिस, इसको अलग से लिख सकते हो आप, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस स्किन लाइक कवरिंग, ये लिख लो, क्या है एपिग्लोटिस, स्किन लाइक कवरिंग, स्किन लाइक कवरिंग प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ फूड टू द एयर। ठीक है, एयर और फूड को मिक्स होने से बचाता है। कौन बचाता है बेटा, एपिग्लोटिस, जिसकी कैसी होती है, कैसा होता है वो, स्किन लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि कैसा होता है ये, मस्कुलर होता है। ठीक है, मस्कुलर ही एक ऑर्गन है वो होता है। ठीक है, एपिग्लोटिस। तो पढ़ लिया आपने ये, नेज़ल कैविटी के बारे में पढ़ा, नोस्ट्रिल्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद जो है फेरिंग्स भी एक कॉमन पैसेज है किसके लिए, एयर और फूड के लिए। तो फूड को मिक्स होने से कौन बचाता है, एपिग्लोटिस बचाता है। अब क्या होगा, फेरिंग्स से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, फूड जो है वो कहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएगा, लैरिंग्स, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा वो ट्रैकिया के अंदर। कहाँ पर आ जाएगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है, विंड पाइप। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, मतलब जो अपनी एयर है। ठीक है, एयर फेरिंग से होती है कहाँ पे आ जाएगी, ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप के अंदर आ जाती है। ओके, अब ट्रैकिया जो है वो एक बिल्कुल पतली सी ट्यूब होती है जिसके अंदर से एयर अंदर की तरफ आती है। अगर उस ट्यूब में से सारी एयर बाहर निकल जाएगी तो वो पिचक जाएगी ना, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वो अगर मान लीजिए कि कोई वैसी पाइप है, उसकी रबड़ की पाइप है, ठीक है, आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। रबड़ की जो पाइप है, ठीक है, उसके अंदर आपने एयर भर रखी है, लेकिन उस एयर को पूरा ही बाहर निकाल देंगे तो वो कैसी हो जाती है, पिचक जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए, उस कंडीशन को बचाने के लिए जो ट्रैकिया होता है, इसकी जो वाल होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, रिंग्स से। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग से बनी हुई होती है। किसकी वॉल, ट्रैकिया की वॉल, जो उसकी वॉल को बचाती है कोलैप्सिंग से। किससे बचाएगी, कोलैप्सिंग से। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो मैं इसको लिखवा देती हूँ। रब करते हैं पहले इसको। क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम, ट्रैकिया के बारे में। ठीक है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया की जो लेंथ होती है वो 11 सेंटीमीटर होती है, और जो इसका डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ट्रैकिया क्या है, इट इज 11 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, एंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, उसका डायमीटर मतलब कि चौड़ी वो कितनी होगी, मतलब डायमीटर कोई भी सर्कुलर चीज़ है उसकी यही चीज़ तो होती है ना, डायमीटर। ठीक है, कंप्लीट। तो ये कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर तो लेंथ के अंदर होती है, और दूसरा क्या है, 2.5 सेंटीमीटर कैसी होती है, डायमीटर। मोटी कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। लंबी कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर आप क्या लिख सकते हो, इट्स बॉल मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बनी हुई है बेटा, कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, किससे मिलकर बनी हुई है, कार्टिलेजिनस रिंग्स, विच प्रिवेंट, जो बचाएगी, विच प्रिवेंट किसको, वॉल को, किसकी वॉल, ट्रैकिया की वॉल। ठीक है, टू कोलैप्स करने से बचाती है। ठीक है, जो हमारे पास ये है ट्रैकिया की वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, विंड पाइप की वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स से। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है एक्चुअल में उसके ऊपर। तो वो जो रिंग्स हैं वो क्या काम करती हैं, उसको कोलैप्स होने से बचाती हैं, ताकि अगर एयर बाहर की तरफ जा रही है तो वो मतलब कि श्रिंक ना हो जाए। ठीक है, पिचक ना जाए। तो इस वजह से, इस कंडीशन से बचने के लिए ट्रैकिया जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखो, ट्रैकिया के अंदर यहाँ पर एयर आई, ठीक है, एयर आ गई अंदर की तरफ। अब एयर जो ट्रैकिया है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि आगे फर्दर किस में चला जाता है, वो ब्रोंकस के अंदर। एक ब्रोंकस, और यहाँ पर लेफ्ट और राइट ब्रोंकस हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे लिख सकते हो आप, ट्रैकिया के अंदर ही, ट्रैकिया एक्सटेंड्स टू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस सराउंडेड बाय
लंग्स, ठीक है, इन रिब केज, रिब केज, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा भी होगा, इस तरीके से आप हाथ लगा के देखना, हड्डियों का होता है, ठीक है, हड्डियों का ढांचा होता है, उसमें उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो रिब केज होती है वो लंग्स को इंजरी से बचाती है, क्योंकि लंग्स तो कैसे हैं बेटा, मस्कुलर है, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी इंजरी होगी उसको, मतलब कि चोट लगेगी, तो वो मतलब कि क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे इनके अंदर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो लंग्स हैं फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इनके बाहर क्या होती है, रिब केज, हड्डियों का बना हुआ पिंजरा होता है, ठीक है, हड्डियों का पिंजरा होता है जो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, किसको, लंग्स को, ठीक है। तो अब हो गए, ब्रोंकस के अंदर चला गया लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस जो जो किससे सराउंड होंगे, लंग्स से, और लंग्स किससे सराउंड होते हैं फर्दर, फिर वो रिब केज से सराउंड होते हैं। मतलब लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, रिब केज, ठीक है। लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केज ही प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये ब्रोंकस आ चुकी है, ये वाली जो सेपरेशन है, ये क्या है, ब्रोंकस है। अभी जो ब्रोंकस है ये फर्दर आगे डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्योलस या फिर एल्वियोलाई, ठीक है। ब्रोंक्योलस फिर आगे जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ कौन सा है, ब्रोंक्योलस पढ़ेंगे, कौन सा है, ब्रोंक्योलस, ठीक है। और एल्वियोलाई भी इसी के अंदर ही पढ़ लेंगे, एल्वियोलाई, ब्रोंक्योलस या फिर एल्वियोलाई। तो ब्रोंक्योलस एक्चुअल में है क्या, ये फर्दर डिवीजन है किसकी, ब्रोंकस की, बस ये चीज़ तो है। तो लिखेंगे आप, दीज आर फाइनर डिविजन्स, these are finer divisions of bronchus, these are finer divisions of bronchus, ठीक है, called bronchiolus, called bronchiolus, क्या आप बोलते हैं उनको, ब्रोंक्योलस बोलते हैं। लेकिन जो आगे ब्रोंक्योलस है, ब्रोंक्योलस के एंड पे क्या प्रेजेंट है बेटा, एयर सैक, जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, ओके। ईच ब्रोंक्योलस एंड हैव, मतलब कि हर एक ब्रोंक्योलस का जो एंड है, जो किनारा है, जो बिल्कुल लास्ट पार्ट है, हैव एयर सैक्स, ठीक है, एयर सैक्स, और एल्वियोलाई, विच इज फिल्ड विद एयर, ठीक है, विच इज फिल्ड विद एयर, एयर के साथ जो होती हैं वो फिल्ड होती हैं, ठीक है। मेन हमें फोकस करना है किसके ऊपर, एल्वियोलाई के ऊपर। एल्वियोलाई जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और मस्कुलर होती है, और क्या कहते हैं, इसकी जो वॉल है वो कैसी होती है, थिन, ताकि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो अच्छे से हो सके। तो इसके लिए एक दो बात और है, वो लिखा देती हूँ मैं, पहले इसको रब करते हैं हम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, एल्वियोलाई के बारे में। तो एल्वियोलाई के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो एल्वियोलाई है किस शेप की होती है, ये बैलून शेप, ठीक है। एल्वियोलाई का अलग से डाल दो आपको बेशक से, एल्वियोलाई। तो क्या लिखेंगे आप, दीज आर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर हैविंग थिन वॉल, इनकी वॉल कैसी होती है, बिल्कुल पतली होती है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल पतली होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट होगी, किसके लिए, ये लंग्स के लिए। तो ये बात लिख लो आप, इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स। एक्चुअल में हम बोल देते हैं ना कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमारा किससे कनेक्टेड होता है, लंग्स से। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेन रोल किसका होता है, लंग्स का होता है। अगर लंग्स में प्यूरिफाइड एयर नहीं जाएगी तो लंग्स जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, और लंग्स में मेन चीज़ कौन प्रेजेंट है, एयर सैक या फिर एल्वियोलाई। उस एल्वियोलाई के अंदर ही हमारी एयर प्रेजेंट होती है। गैसेस का एक्सचेंज जो है वो किसके अंदर होता है बेटा, एल्वियोलाई के अंदर ही होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी लंग्स की। अब देखो मैं यहाँ पर कोई भी छोटी सी वो बना लेती हूँ, एल्वियोलाई इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है। और इस एल्वियोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है इस एल्वियोलाई के अंदर। और ये क्या है, एल्वियोलाई की जो पतली सी वॉल है वो है, ठीक है। अब एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी,
ठीक है। और क्या होगा, ब्लड वेसल्स ही प्रेजेंट होंगे ना यहाँ पर, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स इस तरीके से प्रेजेंट है, ये क्या है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक है। और ब्लड वेसल के अंदर कौन सी गैस है बेटा, CO2। यहाँ पर कौन सी गैस है, CO2। ब्लड वेसल्स के अंदर कौन सी गैस है, CO2 है, ठीक है। तो क्या काम होगा, एल्वियोलाई का मेन काम क्या होगा कि जो ऑक्सीजन जो भरी पड़ी है किसके अंदर, इस एल्वियोलाई के अंदर, इस एयर सैक के अंदर, तो वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर चली जाएगी, किसके अंदर आ जाएगी, ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगी। और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर। तो क्या होता है मैकेनिज्म के दौरान, ये मैकेनिज्म ही रहेगा इसका कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर क्या होगा, एक्सेलेशन और इनहेलेशन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर चली जाएगी, इन ब्लड वेसल के अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाएगी। समझ में आई बात। तो गैसेस का मेनली एक्सचेंज, अगर कोई पूछे कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो मेन साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए वो कौन रहेगा बेटा, एल्वियोलाई। कौन होगा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जो पतली सी वॉल होती है वही हेल्प करती है किसके अंदर, किसके अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता भी दिया, वैसे आप लिख भी लो, ये क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है। ये क्या है, एल्वियोलाई, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल कंटेन्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल में से कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ चली जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर आ जाती है, इस ब्लड वेसल के अंदर आ जाती है। और एल्वियोलाई के अंदर अब कौन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को दूसरे उससे दिखा देती हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई यहाँ पे। अब इनके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी तो फिर ये उसी रास्ते से होते हुए कहाँ पर चली जाएगी, नेजल कैविटी से बाहर निकल जाएगी गैस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ पे चली जाती है, बाहर की साइड निकल जाती है ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, ठीक है। जब एक्सहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन मतलब कि गैस को बाहर निकालना, इनहेलेशन अंदर की तरफ लेना, ओके। तो मतलब पूरा प्रोसेस जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एल्वियोलाई होती है उसकी वॉल पतली होने की वजह से, परमेबल होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ चली जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर चली जाती है, ब्लड वेसल के अंदर। और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। अब जो ब्लड है पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगा और पूरे बॉडी पार्ट्स में हर एक सेल को क्या प्रोवाइड कर देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं कि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई ने अपना काम कर दिया, डायग्राम के अंदर ये है, ठीक है। अब इसका क्या है, लंग्स के बारे में और देख लेते हैं। लंग्स के बारे में और जान लेते हैं। तो लिखेंगे लंग्स, दीज आर पेयर, ठीक है, स्पंजी, ठीक है, पेयर में होते हैं और स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होती है, लाइक स्ट्रक्चर, ओके। ये कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं और स्पंज लाइक इनकी क्या होती है, ऑर्गन्स होते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी। दीज आर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, ठीक है बेटा। ये थोरेसिक कैविटी किसको बोल रहा है, नेजल कैविटी हो गई, ये फेरिंक्स हो गया, फेरिंक्स के बाद ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के बाद जो दो इसमें क्या आई थी, डिफ्रेंसिएशन आया था, दो के अंदर वो डिवाइड हो गया था ट्रैकिया, ब्रोंकस और ब्रोंकियोलस के अंदर, ठीक है। तो वो किसके अंदर जाकर डिवाइड होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। उसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। जहाँ पर हमारे लंग्स फिक्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, थोरेसिक कैविटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो थोरेसिक कैविटी है ये एक्सपेंड भी करती है और ये रिलैक्स भी करती है, जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। ये थोरेसिक कैविटी जो है वो एक्सपेंड भी करेगी और रिलैक्स भी करेगी। देखो आप मैकेनिज्म देखो एक बार, अगर ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर की तरफ आई, ठीक है, एयर जो है वो अंदर की तरफ आई, नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंक्स में आई, फेरिंक्स से फिर ट्रैकिया के अंदर आई, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकियस के अंदर आई, तो क्या होगा, जब एयर अंदर की तरफ आ रही है तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है, एक्सपेंड कर जाती है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, अंदर की तरफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। जब अंदर की तरफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा कि अंदर का प्रेशर जो है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाता है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, लंग्स का। लंग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ओके, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या भर जाती है, एयर। जब एयर अंदर की तरफ आएगी तो लंग्स क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और जब वही एयर निकल के एल्वियोलाई में से निकल कर बाहर की तरफ जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा, पिचक जाएगा। सीधी सी बात है, बैलून है, जैसे बैलून के अंदर हम हवा डालते हैं, ठीक है, माउथ से हवा डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। लेकिन उसके अंदर से जब हम एयर को बाहर निकाल देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, पिचक जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन पैसेज जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का कैसा है, पैसेज सेम है, मतलब सेम रास्ता है।
ऑक्सीजन जो एयर है वो इसी रास्ते से आई थी और जो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी वो भी इसी रास्ते से ही जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कब जाएगी? जब ब्लड वेसल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर लेगी। कौन? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई ने ब्लड वेसल को क्या दे दी? ऑक्सीजन। और ब्लड वेसल्स जो है वो हर एक बॉडी पार्ट्स तक उस ऑक्सीजन को पहुँचा देती है, ठीक है, डिफरेंट सेल्स तक पहुँचा देती है। ओके, तो ये इसका ये मैकेनिज्म था। तो हम इसका मैकेनिज्म मैं लिखवा देती हूँ, आपको पढ़ लेना ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये रेस्पिरेटरी जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स की जो कवरिंग होती है वो डबल लेयर्ड होती है, ठीक है, डबल लेयर्ड होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा। लंग्स हैज डबल कवरिंग, ठीक है, जो उसकी वॉल होती है, जो कवरिंग होती है उसकी वो डबल होती है, कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा। प्लूरा बोला जाता है उस कवरिंग को, क्या बोला जाता है? प्लूरा बोला जाता है, ठीक है। और दोनों लेयर के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, स्पेस बोला जाता है। उनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर लिख भी लो आप, द फ्लूइड प्रेजेंट between these layers is called pleural fluid। क्या बोलेंगे अब उसको? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड। तो लिखेंगे आप आगे मैकेनिज्म। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म का जो फर्स्ट पार्ट होगा, दो पार्ट में कंप्लीट होता है इसका मैकेनिज्म। एक होता है इनहेलेशन और दूसरा कौन सा होता है? एक्सहेलेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान क्या होता है? जो एयर है वो अंदर की तरफ ली जाती है, ठीक है। वो मैंने आपको कई बार बता दिया यहाँ पे कि जब एयर अंदर की तरफ आएगी तो उससे क्या होगा कि जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जो डायफ्राम है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। तो आप लिखोगे डायफ्राम एंड मसल्स, इससे जो मसल्स अटैच्ड है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन के दौरान क्या होगा? जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इनहेलेशन, एयर अंदर की तरफ आई ना तो क्या हो जाएगा? थोरेसिक कैविटी का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, ड्यू टू विच the size of thoracic cavity increases, ठीक है। साइज बढ़ गया थोरेसिक कैविटी का, इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि जो एयर है वो अंदर आके इसके अंदर फंस गई है तो इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर स्पेस ज़्यादा चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? अंदर की तरफ कम हो जाएगा एयर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एयर प्रेशर डिक्रीज। तो एक लाइन यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, ड्यू टू विच एयर प्रेशर डिक्रीजेस। हो गई यहाँ तक बात क्लियर? क्या पढ़ा कि जो डायफ्राम और मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा एयर आने की वजह से, तो क्या होगा कि जो प्रेशर है अंदर की तरफ गैसेस का, एयर प्रेशर, वो कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा? एक्सहेलेशन में क्या होगा कि जो एयर है वो वापस कहाँ चली जाएगी? बाहर की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो है उसका साइज कैसा हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखेंगे हम एक्सहेलेशन। नेक्स्ट है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होगा? डायफ्राम रिलैक्स, ड्यू टू विच द साइज ऑफ thoracic cavity डिक्रीजेस। थोरेसिक कैविटी का साइज कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड एयर प्रेशर इंक्रीजेस,
जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपने डायग्राम बना लिया होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिसके पास है, किसके पास है ये कार्बन डाइऑक्साइड, किसके पास है, ये एल्वियोलाई के पास। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से निकल जाएगी, एल्वियोलाई से निकल जाएगी, और कहाँ पर चली जाएगी, फिर वो बाहर की तरफ चली जाती है। ठीक है, ड्यू टू विच, क्या लिखोगे यहाँ पे आप, ड्यू टू विच CO2 मूव्स आउटवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया ना, अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, एयर का प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो एयर है वो उसी रास्ते से कहाँ चली जाएगी, बाहर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो बेटा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपने पढ़ ही लिया ये। तो इनहेलेशन के दौरान तो क्या होता है कि जो एयर होती है वो अंदर की तरफ आती है, एल्वियोलाई में जाके फंस जाती है, फिर एल्वियोलाई से गैसेस का एक्सचेंज होता है, फिर एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी होता है बॉडी से, तो उस टाइम पे क्या होगा, फिर एक्सहेलेशन होता है। एक्सहेलेशन के दौरान जो थोड़ी सी कैविटी है उसका साइज कैसा हो जाता है, डिक्रीज, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेम पैसेज से, सेम रास्ते से बाहर निकल जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर वो चली जाती है। तो ये क्या था, पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि बेटा जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है ना, तो उस टाइम पे कार्बन, जैसे इनहेलेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ कम अमाउंट में क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ ये कि जो इनहेलेशन होता है उस टाइम पे ऑक्सीजन कितनी अंदर जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जाती है, और वाटर वेपर्स कितने जाते हैं। तो आप लिख लो, gases during inhalation। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, गैसेस ड्यूरिंग इनहेलेशन, O2 कितनी जाएगी, 21%। ठीक है, CO2 0.04%। ठीक है, कुछ वाटर वेपर्स भी जाते हैं, वाटर वेपर्स, ठीक है, ना के बराबर, अ लिटल, ये लिख सकते हो। ठीक है, अ लिटल। लेकिन एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है उसका अमाउंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जाएगी तो ऑक्सीजन भी बाहर, तो 16.4% ऑक्सीजन बाहर जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी जाएगी, 4.4% जाएगी, और जो यहाँ पर है वाटर वेपर्स, नेक्स्ट कौन से हैं, वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर वेपर्स अलोट, मतलब कि इससे ज़्यादा अमाउंट होगा, इनहेलेशन से ज़्यादा अमाउंट होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जो गैसेस होती हैं, एक्सचेंज होता है, वो कितना अमाउंट अंदर की तरफ जाता है और वो कितना अमाउंट बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, अब सिंपल क्या है, ब्रीथिंग। ठीक है, एक और रह गया टॉपिक, ब्रीथिंग क्या होती है, ये कैसा प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, कैसा है, ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है, और कोई भी एडल्ट पर्सन जो है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार जो है वो ब्रीदिंग करता है, लेकिन जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ भी सकता है। ठीक है, ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। ये बात मैंने कल भी बताई थी, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो फूड का ऑक्सीडेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। हो गया, तो ये था बेटा आपके पास क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर कोई किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।